नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। हाईकमान ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से 9 दिन पहले आखिरकार कांग्रेस चुनाव अभियान समिति का गठन किया। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केशव वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची में इस कमेटी का सह संयोजक पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट को बनाया गया है। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही आपको बता दें कि सभी लोकसभा प्रत्याशी, सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, 2022 के विधायक प्रत्याशियों और अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको बता दें सूर्यकांत धस्माना ने हाईकमान के फैसले की सराहना करते हुए राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और अब वो चुनावी रण को साधने में लगी हुई है। आपको बता दें कि वो कैंपेन चला रही है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है पहले चरण का उत्तराखंड में, और उसके लिए तमाम तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। प्रीतम सिंह को वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव कैंपेन की जो घोषणा है वो कर दी गई है और पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है और इसके लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तराखंड में आपको बता दें 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर वहां के उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस के, वो जीत का दावा कर रहे हैं। तो इस बार का जो उत्तराखंड में चुनाव होने हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास प्रमुख चेहरे के तौर पर वहां पर उनके पास सीएम धामी है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो वहां पर प्रमुख चेहरे की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है और ये एक बड़ा कारण बनेगा उत्तराखंड के चुनावों में। और आगे आने वाली स्थिति में ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी जो आंकड़े, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, तमाम सर्वे के हिसाब से देखें, तो जो सर्वे हमारे सामने आते हैं उनसे बहुत सारी कमियां कांग्रेस की निखर कर सामने आती है। हालांकि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन किया था उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां से छिटक गए और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। तो ये बहुत सारे बड़े कारण हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के, और अब इन हार को आगे नहीं ले जाना चाहती है कांग्रेस, इस हार पर जीत पाना चाहती है और इसके लिए वो रणनीति तैयार कर रही है। चुनावी कैंपेन कमेटी की घोषणा कर दी गई है और तमाम जो वहां पर कांग्रेस के नेता हैं उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस की तरफ से कर ली गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपको साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो वाकई में वहां पर बहुत खराब है, उसे सुधारने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। एक बार फिर से पवन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? पवन, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश आपसे करेंगे। उत्तराखंड से फिलहाल बड़ा अपडेट आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और उन सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जो है वो कांग्रेस जुट गई है। तो उत्तराखंड में किस तरीके से कांग्रेस पार पाएगी ये तो देखने वाली स्थिति होगी, लेकिन उत्तराखंड का जो चुनावी रण है वो वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो प्रीतम सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उत्तराखंड में उनको भी तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, क्योंकि पहले चरण 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और अब कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से हार का मुंह यहां पर देखना पड़े, जैसे कि अंदेशे लगाए भी जा रहे हैं। वहीं प्रमुख चेहरे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां से छिटक गई है। मुद्दों की बात करें तो वहां भी कांग्रेस कहीं ना कहीं छिटक गई है, लेकिन कुछ मुद्दे कांग्रेस के पास भी हैं जिन पर वो अच्छे से घेर नहीं पाई है, लेकिन अब वो घेरने की कोशिशों में जरूर लग जाएगी। वहीं एक बार फिर से हमारे साथ पवन लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है?
पवन, क्या कुछ अपडेट है उत्तराखंड को लेकर, कांग्रेस को लेकर? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और पहले चरण में 19 अप्रैल को वहां पर मतदान होना है और उसके लिए अब कांग्रेस तमाम तैयारियों के साथ जुट गई है। जो वहां के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। करण महारा वहां पर अहम रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन किया तो इससे भी थोड़ी सी पीठ भारी हुई है कांग्रेस की, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में पता चलेगा कि इसका असर कितना दिखाई देगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कुछ खास दबदबा उत्तराखंड में नजर नहीं आता है। तो आगामी लोकसभा चुनावों में अब क्या कुछ स्थिति बनेगी वो देखने वाली बात होगी और काफी दिलचस्प ये रहने वाला है। और इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि उत्तराखंड में अब अलर्ट मोड पर कांग्रेस आ गई है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर हमेशा ये कहा जाता था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं या दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो है वो उत्तराखंड में देखने को और पूरे देश में देखने को मिल रही थी। एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए भारती, आपको बता दें क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी तक चुनाव लड़ रही थी उससे कहीं अब तेजी दिखाई देने लगी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, चुनाव संचालन समिति हो चुकी है, पूरी तरह से चुनाव संचालन समिति प्रत्येक लोकसभा में अभी चुनाव कैंपेन को संभाल रही है। वही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में ये कहीं न कहीं इससे दूरी दिखाई दे रही थी। अब जाकर के कांग्रेस ने चुनाव प्रचार समाप्त होने के ठीक 9 दिन पहले अब चुनाव के संचालन समिति का गठन किया है। हालांकि चुनाव संचालन समिति वो सभी चेहरे रखे गए हैं जो कांग्रेस के दिग्गज माने जाते हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं। उसमें से जो चुनाव कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में भी विधायक है और कई बार के वो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, प्रीतम सिंह मंत्री रहे हैं सरकार में, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही उनको सह अध्यक्ष के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कई बार विधायक रहे हीरा सिंह बिष्ट को सौंपी गई। इसके साथ ही लगभग 100 ऐसे नाम हैं जो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, हरीश रावत समेत ऐसे तमाम 100 लोगों की जो लिस्ट है वो कल जारी की गई, जिस पर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार में गति मिलेगी और चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि हम 5 सीटें जीतेंगे। पवन, कांग्रेस की जो हाल फिलहाल में स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको, क्योंकि वो हार की ओर इशारा कर रही है, अगर हार होती है कांग्रेस की तो कौन सी बड़ी चूक वहां पर कांग्रेस की मानी जाएगी? बिल्कुल, अगर हार होती है भारतीय तो हार के कारणों की समीक्षा तो जरूर की जाएगी, लेकिन ये जग जाहिर है उत्तराखंड की जनता भी जानती है, हम सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग आलापा रहा जा रहा है, जितने भी नेता हैं उनकी सबकी अपनी अपनी नीति है, अपनी अपनी नियति है, अपनी अपनी नेतागिरी है। तो ऐसे में यदि कोई संगठन के अंदर एक संगठन का मुखिया होता है, उसी की हाथ में सभी की कमान होती है, संगठन के मुखिया की बात सर्वोपरि होती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो यदि जेपी नड्डा का कोई आदेश हो गया तो सभी प्रदेशों में उसके प्रदेश अध्यक्ष उसको फॉलो कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। उनके अध्यक्ष कुछ कहते हैं तो उनके अन्य वरिष्ठ नेता कुछ और कहते हैं, अन्य पदाधिकारी वो अपनी बात कहते हैं, प्रत्याशी अपनी बात कहता है। तो ये कहीं न कहीं उनके अंदर जो सामंजस्य है उसकी कमी दिखाई देती है, यही मुख्य हार का कारण बनेगी। संगठन की एकजुटता न होना भी बड़ी हार का कारण बनेगी और जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा जो बयानबाजी कर कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार डाउन किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, वो भी एक हार का बड़ा कारण बनने वाला है। पवन, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को पटल पर लाने में वो कहीं ना कहीं चूक जा रही है, तो इसमें कहाँ कमी रह रही है? पवन, बिल्कुल इनके सामंजस्य ही एक बड़ी कमी इनके अंदर है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी मुद्दे बहुत हैं और मुद्दे प्रभावी भी हैं। जो उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने वाले जो मुद्दे हैं, उन जनहित के मुद्दों को उठाने में कहीं न कहीं
कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जिन मुद्दों पर लोग वोट के लिए प्रभावित हो सकते हैं, वोट देने के लिए प्रभावित हो सकते हैं, उन मुद्दों से भटकती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रही है। उससे कहीं न कहीं इनको नुकसान हो रहा है। और जो संगठन की एकजुटता है और संगठन के अंदर जो इस समय तू चल मैं आता हूं ऐसी स्थिति बनी हुई है, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। यदि कांग्रेस इससे सबक नहीं लेती है तो आगामी जो परिणाम है वो कांग्रेस के विपक्ष में दिखाई देंगे। कांग्रेस के जो संतुलित न होकर के असंतुलित परिणाम दिखाई देंगे कांग्रेस के। पवन, 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाला है उसकी क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं, क्या कुछ खास वहां पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और पहले चरण के मतदान में ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा विधिवत तैयारियां की गई हैं। सभी बूथों को चिन्हित किया गया है, कौन से बूथ संवेदनशील है, कौन से अति संवेदनशील है, उनकी परिभाषा क्या है और उनको किस तरीके से वहां पर वोटिंग व्यवस्था होगी। विकलांगों के लिए क्या व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था है। कुछ दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर 3 दिन पहले भी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां दूसरे 1 दिन पहले पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो ऐसे तमाम जगह हैं जहां जहां भी मतदान बूथ तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन सभी का चुनाव आयोग के द्वारा विधिवत परीक्षण कर लिया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सैनिक बल की टुकड़ियां भी देहरादून पहुंच चुकी हैं और इसके साथ ही जो फोर्स की व्यवस्था है वो हो चुकी है। चुनाव के जो चुनाव में जिन जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग काफी सख्ती के साथ और अधिक से अधिक मतदान कैसे हो उस पर फोकस कर रहा है और इसके साथ ही जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कहीं पर पाया जाता है उस पर प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। चुनाव आयोग के द्वारा लगातार सीलिंग की कार्रवाई, लगातार जो चेकिंग अभियान जारी है। तो ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भी तमाम जो हथकंडे हैं वो भी अपनाए हैं ताकि कैसे चुनाव अभियान में जो चुनाव मतदान के दौरान जो मतदाता है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, मत प्रतिशत बढ़े, लोकतंत्र मजबूत हो। इसको लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पवन, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, आपको कहां लगता है कि कहां कांग्रेस आ सकती है, कहां उसके चांसेस हैं? भारतीय ये चुनाव है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा चुनाव है। यहाँ से ही देश की दिशा और दशा निर्धारित होती है इस चुनाव से। अगर बात करें कि यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके पास अपने विधायक भी हैं और कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो रणनीति है चुनावी, वो कहीं न कहीं उसका फेलियर है कि कांग्रेस उन जनहित के मुद्दों को उठाने में नाकामयाब हो रही है। उनके नेता अपनी अपनी प्रशंसा में जुटे हुए हैं। कहीं ऐसे बयान देते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं और अपनी ही पार्टी पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर करते हैं। जो जनहित के मुद्दे यदि कांग्रेस उठाती और बेहतर ढंग से चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और होते। लेकिन अभी ये देखना होगा कि अब जब मतगणना होगी उसके बाद में मत प्रतिशत किसको कितना मिलता है, किन किन सीटों पर किसकी विजय होती है। लेकिन कांग्रेस अभी भी दावा जरूर कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ, जिस संगठनात्मक क्षमता के साथ चुनावी मैदान में, उससे पार पाना कांग्रेस का काफी मुश्किल लग रहा है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, ये कहा जा सकता है। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में आयोजित होने वाली चुनावी रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने रैली में 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर विधानसभा से कम 5,000 कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली में 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता आएंगे। उन्होंने कहा कि 23 विधानसभा क्षेत्रों से 5-5 हजार कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं, जबकि शेष कार्यकर्ता ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों से आएंगे। प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आपको बता दें कि इसी के साथ 11 अप्रैल को ऋषिकेश में एक ऐतिहासिक रैली आयोजन कराने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ प्रचार कार्यक्रम जारी। धामी आज 3 स्थानों पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में उनकी जनसभा होगी। दोपहर 12 बजे सीएम रामलीला मैदान सोमेश्वर अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे डिग्री कॉलेज मैदान रामनगर में वो जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे अनुष्का गार्डन कुंडेश्वरी ऊधम सिंह नगर में वो जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की जनता से अपील करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे डिग्री कॉलेज मैदान में रामनगर में सीएम धामी के द्वारा जनसभा की जाएगी और शाम 4 बजे अनुष्का गार्डन कुंडेश्वरी ऊधम सिंह नगर में वो जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वो मतदान करने की जनता से अपील करते हुए यहां पर सीएम धामी नजर आएंगे। तो सीएम धामी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का जो ताबड़तोड़ प्रचार कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। धामी आज 3 स्थानों पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और आपको बता दें कि अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर, ये 3 वो जगह हैं जहां पर वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे सीएम रामलीला मैदान सोमेश्वर अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे डिग्री कॉलेज मैदान रामनगर में। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट अभिजीत मुहूर्त में खुलेंगे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट भी 10 मई को खुलने जा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आज श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति ने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त तय कर दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बताया कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में आपको बता दें कि श्री गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का समय अभी तय किया जाना है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यह पहला अवसर होगा जब मां गंगा जांगला से गंगोत्री तक रथ पर सवार होकर निकलेंगी। तो 10 मई को गंगोत्री यमुनोत्री आ सकेंगे भक्तों और आपको बता दें कि नवरात्र के शुभ अवसर पर कपाट जो हैं वो भगवान के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। 10 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और आपको बता दें कि अब नवरात्र के शुभ अवसर पर सारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो वहां पर जा सकेंगे। बद्रीनाथ के भी आपको बता दें 12 मई को कपाट खुल जाएंगे। तो ये एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नवरात्र के पावन अवसर पर उन्हें भगवान के दर्शन हो पाएंगे और वो भगवान के साथ जो है अपने दुखों को बांट सकेंगे, अपने सुखों को बांट सकेंगे, अपनी खुशियां वहां पर जाहिर कर पाएंगे, भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके लिए तमाम धार्मिक स्थल के जो कपाट हैं उत्तराखंड में वो खोल दिए गए हैं। 10 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और आपको बता दें कि नवरात्र के शुभ अवसर पर सारी जो तिथियां हैं वो तय कर दी गई हैं। सभी तिथियों की घोषणा कर दी गई है तमाम कपाटों की तरफ से, तमाम धर्म स्थलों की तरफ से, और बता दिया गया है कि कब कब कौन सा मंदिर जो है वो खोला जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कुछ महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान झबरेड़ा विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक देशराज करणवाल हंगामा कर रही महिलाओं से उलझ गए। देखते ही देखते कई महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया और महिलाओं ने पूर्व विधायक सहित बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि दरअसल ये महिला एक निजी कंपनी द्वारा बीमा के पैसे गबन करने की शिकायत करने जनसभा में पहुंची थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर इन महिलाओं ने बीजेपी नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। और आपको बता दें कि इसके साथ ही आगामी लोकसभा में बीजेपी के समर्थन में मतदान न करने की चेतावनी भी दे डाली। पूर्व विधायक ने हंगामा कर रही महिलाओं को कांग्रेस की साजिश बताया है। 400 कंपनियां बंद है,
कितने गरीब बहने, कितने भाई, कितने वृद्ध महिलाएं सब अपने पैसे जमा करे हैं कि भैया अपना परिवार चलाएंगे, थोड़ा पैसा बचाएंगे। सरकार नहीं चलाई होंगी, जितनी भी ये कंपनियां हैं सरकार नहीं चलाई होंगी धरती पे, नहीं तो ऐसे नहीं चलती है कंपनियां। लेकिन अब सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम कई बार चले गए उनके पास, विधायक जी के पास भी चले गए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। ग्रामीण जनता को मैंने आश्वस्त किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है। राजधानी देहरादून में सोमवार दोपहर को जोरदार धमाका सुना गया। यह इतना तेज था कि इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। सभी को लगा जैसे कि कोई बड़ा धमाका हुआ है। आम लोगों के अलावा प्रशासनिक अमला भी हैरत में पड़ गया और सच्चाई जानने के लिए आनन फानन में मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई। उनके साथ ही बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम भी प्रेमनगर थाना इलाके में जा पहुंची। उत्तराखंड के चिन्यालीसोर में आपको बता दें कि वायु सेवा का युद्ध अभ्यास जारी है और जिसमें वायु सेवा के कई जहाज युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बता दें कि देहरादून में जो धमाके जैसी आवाज सुनाई दी वह इन्हीं फाइटर जेट की सुपरसोनिक बूम की थी। और आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद प्रेमनगर क्षेत्र में बनी मिलिट्री अकादमी जो IMA है और अन्य एजेंसी से इस बारे में जानकारी साझा कर ली गई थी, जिसके बाद इस बात का पता चला कि धमाके जैसी आवाज फाइटर प्लेन की थी। इसके बाद आसपास के लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील की जा रही है कि दहशत का माहौल ना बनाएं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिस पर किसी भी जानकारी के लिए पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से आज लगातार जो है आज कंट्रोल रूम में विभिन्न माध्यमों से लगातार पब्लिक के द्वारा शिकायत दी गई कि उनके द्वारा एक अपने एरिया में ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी है। और चूंकि लगातार ये विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर जो हमारा IMA का क्षेत्र है, FRI है, सेलाकोई, ऐसे क्षेत्रों से ज़्यादा व्यक्तियों की कॉल है। इसको देखते हुए तत्काल सभी टीमों को अलर्ट किया गया और जिन लोगों द्वारा सूचना दी गई थी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके घटनाक्रम को समझा गया। तो पता चला कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहीं कोई ब्लास्ट होते नहीं देखा, जबकि एक ऐसी आवाज़ उनको लगी जो आसमान से या कहीं ऊपर से आई थी और जिसके कारण शीशे दरवाजे भी उनके कुछ उसमें हिल गए थे। इसको देखते हुए गंभीरता में समस्त थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान, लोगों से जानकारी मौके पर जाकर की गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि कहीं भी कोई ऐसी घटना जमीन पर ऐसी कोई घटित नहीं हुई, लेकिन हाँ एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी जो करीब 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में पहुंची थी। इसके बाद जो हमारी विभिन्न एजेंसियां, चाहे हमारे यहाँ पर IMA हो, चाहे अन्य एरिया से, सभी से हमने कोऑर्डिनेशन करके जानकारी करी इसमें कि क्या पता कि कहीं की कोई ट्रेनिंग चल रहा हो, उसके कारण ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात हुई हो। तो समस्त जानकारी के उपरांत ये पता चला कि जो एक फाइटर प्लेन जो जब तेज स्पीड पे चलते हैं और किसी रिहर्सल में जाते हैं तो जो सुपरसोनिक बूम करके एक आवाज़, जो इससे तेज आवाज़ निकलती है, उसके कारण ऐसी घटना हो सकती है। इस संबंध में हमने एयरफोर्स ऑफिसर से बात करी है और इसमें चूंकि सामरिक महत्व की एक्सरसाइज होती है, इस संबंध में बहुत ज़्यादा डिटेल उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें यह है कि सुपरसोनिक बूम होता है जो फाइटर प्लेन की आवाज़ के कारण होता है, उसके कारण ये तेज़ धमाके के रूप में लोगों को सुनाई दिया और जिससे लोग दहशत में आ गए थे। लेकिन ये सभी जो हमारे लोग थे, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर सभी को बताया गया, सभी नागरिकों को, और एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया और फेसबुक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ऐसा कहीं भी कोई दहशत में आने की जरूरत नहीं है और एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है और इसके तहत जो है ये। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।